दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वर्गीय श्री राजीव भाई जी दीक्षित, जिनका दुर्भाग्य से आज ही के दिन उनका जन्मदिन भी है और आज ही के दिन उनका अवसान दिवस भी है। और आज का विषय है बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित और यूं समझ लीजिए कि भारत का हर व्यक्ति यह जानना चाहता है, यह समझना चाहता है। तो आज का लाइव पूरी तरह से भाई श्री राजीव दीक्षित जी के लिए समर्पित होगा और जो विषय होगा वो होगा कि भाई श्री राजीव दीक्षित जी की हत्या क्यों की गई। यह तो बिल्कुल साफ हो चुका है बहुत पहले से कि उनकी हत्या हुई, हत्या की गई, लेकिन उनकी हत्या क्यों की गई। तो आज का यह सवाल भी होगा और इसी का उत्तर हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। भाई श्री राजीव दीक्षित जी की हत्या क्यों की गई। और दूसरा सवाल होगा कि लाभ किसको मिला। इसका उत्तर हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सवाल होगा कि यदि आज राजीव भाई जिंदा होते, हमारे और आपके बीच होते, इस व्यवस्था ने उन्हें निगल नहीं लिया होता तो क्या होता, या वो क्या करते, या उनकी भावनाएं क्या होती, उनके विचार क्या होते। तो दोस्तों, इस विषय पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। देश आज भस्मासुर रूपी राक्षस यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों में दुर्भाग्य से पड़ चुका है। तो इसे राजीव भाई से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, उनकी आत्मा से कि वो जो भी आज राजीव भाई के विचारों को लेकर के कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश में लगे हैं, उन सबों को एक सद्बुद्धि दें, एक मार्गदर्शन दें, एक रास्ता दिखाएं और इस देश को एक राक्षस से मुक्ति दिलाएं। आज ही आजादी बचाओ आंदोलन जो भाई श्री राजीव दीक्षित जी अपने शिक्षण काल से ही शुरू कर दिया था, वो आज भी अधूरा है। वो आज भी देश आजाद नहीं है, आज भी देश गुलाम है। परोक्ष रूप से आज भी विदेशी ताकतें, पूंजीवादी शक्तियां, विदेशी शक्तियां हमारे देश के ही दलालों को खरीद करके उनके जरिए भारत पर शासन कर रही है। अब तो कोई दैवीय शक्ति ही, राजीव भाई की आत्मा जैसी दैवीय शक्ति ही इस देश को बचा सकती है और राजीव भाई के आजादी बचाओ आंदोलन के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा दे सकती है। दोस्तों, राजीव भाई के स्वदेशी की परिकल्पना क्या थी, राजीव भाई क्या चाहते थे, राजीव भाई भारत को किस रूप में देखना चाहते थे, यह हर राजीव भाई का कार्यकर्ता, राजीव भाई को जानने समझने वाला यह जानता है, समझता है। थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति भ्रम जरूर है, थोड़ा भ्रमित जरूर है, लेकिन जानता है। तो दोस्तों,
राजीव भाई, अगर राजीव भाई जो सोचते थे उसकी बात करें या राजीव भाई जो बोलते थे उसकी बात करें तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। राजीव भाई इंसाइक्लोपीडिया थे। राजीव भाई एक कंप्यूटर थे। राजीव भाई के दिमाग में देश के प्रति, देश के लिए बहुत कुछ था। उनकी वाणी में, उनके संवादों में, और जिनको भी सौभाग्य मिला उन्हें सीधे सुनने का, हम जैसे लोगों को उन्हें सुनने का सीधा सौभाग्य नहीं मिला है, जो भी अवेलेबल है नेट पर, उसी के जरिए उन्हें जानने या समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो राजीव भाई के भारत के लिए परिकल्पना थी, या जो राजीव भाई भारत के बारे में बताते हैं, या जो राजीव भाई भारत के लिए करना चाहते थे, उस पर अगर हम बात करेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक सेलेक्टिव बात करनी है आप लोगों के बीच संवाद के लिए। राजीव भाई की हत्या क्यों की गई? अब यह निर्विवाद सत्य है कि राजीव भाई की हत्या की गई, उनकी हत्या ही हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि राजीव भाई की हत्या क्यों की गई। अगर यह समझना है आपको, तो जिस काल में राजीव भाई भारत स्वाभिमान से जुड़े, पतंजलि से जुड़े और भारत स्वाभिमान की स्थापना की, उनका मकसद भारत स्वाभिमान को स्थापित करने का, भारत स्वाभिमान की स्थापना करने का मकसद मात्र यह नहीं था कि वो स्वदेशी का प्रचार प्रसार करें। स्वदेशी का प्रचार प्रसार के लिए तो पतंजलि थी ही। उस समय के कालखंड के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। हालांकि आज पतंजलि स्वदेशी, पतंजलि का और स्वदेशी का कोई रिश्ता नहीं है। पतंजलि एक मल्टीनेशनल ब्रांड और मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, यह अलग बात है। लेकिन राजीव भाई ने भारत स्वाभिमान की स्थापना क्यों की? मेरे दोस्तों, राजीव भाई जितने भी उनके व्याख्यान सुनेंगे उसमें उनका यह दर्द झलकता है कि भारत में, भारत की पार्टियां, भारत में जो भी राजनीतिक दल हैं, वो विदेशी और देसी पूंजीपतियों के साथ मिलकर के देश को लूटने या लुटवाने का काम करते हैं। यही उनका मूल सोच था। इसी सोच के इर्द गिर्द उनके सारे वक्तव्य, सारे विचार थे। और निश्चय ही राजीव भाई इसी का समाधान ढूंढने के लिए, इन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कि देश के साथ हमेशा छल हो रहा है, देश के साथ हमेशा पूंजीवादी सफल हो जाते हैं अपनी साजिश रचने में, देश पूंजीवादी ताकतों के हाथ में गुलाम बन के रह गया है, देश आजादी के बाद भी आजाद नहीं हो सका है। इसी के लिए राजीव भाई ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त कि भारत स्वाभिमान की स्थापना मात्र एक राजनीतिक विकल्प के लिए की गई थी। राजीव भाई चाहते थे कि भारत को एक स्वदेशी राजनीतिक विकल्प दिया जाए जो विदेशी पूंजीपतियों, विदेशी ताकतों से हटकर हो, उनसे दूर हो। यह राजीव भाई की सोच थी और इसी पर राजीव भाई काम कर रहे थे। तो दोस्तों,
राजीव भाई अपने सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत स्वाभिमान की स्थापना की। जन जागरण तो वो पहले से चला रहे थे, और जन जागरण चलाने के लिए, स्वदेशी का जन जागरण चलाने के लिए उन्हें पतंजलि से जुड़ने की जरूरत नहीं थी। वो राजीव भाई स्वामी रामदेव कहेंगे, कहना गलत है, तो रामदेव के साथ जुड़ने का उनका मकसद एकमात्र यह था कि भारत स्वाभिमान जैसी संस्था की स्थापना करना और उसके जरिए एक स्वदेशी राजनीतिक विकल्प देश को देना, यह उनकी सोच थी। और इसी सोच को लेकर के वो पतंजलि अर्थात रामदेव से जुड़े। भारत स्वाभिमान की स्थापना की गई। भारत स्वाभिमान अपना कार्य शुरू किया। राजीव भाई गांव-गांव, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, हर जिले में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार किया, जन जागरण अभियान चलाया और सबको भारत स्वाभिमान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और उसका पूरा का पूरा मकसद था मेरे दोस्तों कि 2014 के चुनाव में इस देश को राजनैतिक विकल्प देना। और अपने इस उद्देश्य को लेकर के वो गांव-गांव गए, हर प्रदेश में गए, हर जिले में गए। उनकी कोशिश गांव-गांव में जाने की रही और गए, और जहां भी गए वो भारत स्वाभिमान से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया, और लोग भारत स्वाभिमान से जुड़े भी। और उनका मात्र मकसद यही था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक विकल्प दिया जाए। इसको लेकर के वो कार्य करते रहे, आगे बढ़े। अब परिस्थितियां बनती हैं मेरे दोस्त, जो कि जिस बात से राजीव भाई भी अनभिज्ञ थे, कि सच्चाई यह थी कि पतंजलि एक आदमी की बेनामी संपत्ति थी। एक आदमी ने पतंजलि की स्थापना, पतंजलि में पैसे झोंकना, पतंजलि को काले धन से पतंजलि को खड़ा करना, एक आदमी का मकसद था। और वो आदमी कोई और नहीं, वो थे भाई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैंने अपने कई व्याख्यान में, कई संवाद में यह आप लोगों को बता चुका हूं कि सिर्फ पतंजलि नहीं, भारत के न जाने कितने भगवा दलालों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने काले धन की कमाई देकर खड़ा किया था। और आप याद कीजिए, वो वही कालखंड है जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद गुजरात के चप्पे चप्पे को विदेशी ताकतों के हाथों बेचा, और उस बेचने से जो मिली संपत्ति उसे वो पतंजलि में लगाया, श्री श्री रविशंकर में लगाया, जग्गी वासुदेव में लगाया, या और भी भगवा दलालों में लगाया, आरएसएस में लगाया। जहां कहीं भी ये संभावनाएं थी कि जो आगे चल करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करेगा, वहां वो अपने उस काले धन को, जो गुजरात को बेचकर उन्हें मिल रहा था, विदेशी ताकतों को, अमेरिका को, चीन को बेचने से जो प्राप्त हो रहा था, उस धन को
भगवा दलालों में बांटा, लगाया और खड़ा किया। और किसी भी आशाराम बापू हो, रामदेव हो, रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, या दक्षिण भारत के और 2-3 संत भगवा दलाल हैं वो हो, या इधर राम रहीम हो या रामपाल हो, ऐसे दलालों को भरपूर धन मुहैया कराया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और उन्हें उनका विस्तार करवाया। और इसका मकसद मात्र एक था कि जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आए तो ये संस्थाएं अपना पैसा लगा करके, वही जो काला धन उनके पास आया था, जिसको ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई, वो पैसा लगा करके उन्हें आगे बढ़ाएं। और अंत में वही हुआ। दोस्तों, यहां हम उस विषय से नहीं हटते हैं, राजीव भाई से। तो राजीव भाई को भी यह पता नहीं था कि पतंजलि के मालिक बेनामी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उधर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप जानते हैं, कालखंड को याद कीजिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री अपने आप को डिक्लेयर करवाने के लिए प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लग करके और पूरी ताकत झोंके हुए थे। 2009 के चुनाव के बाद, वैसे तो वो 2009 के चुनाव में ही अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करवाना चाहते थे और इसी को लेकर के आडवाणी और भाई नरेंद्र मोदी में विवाद भी हुआ था। और इसीलिए नरेंद्र मोदी 2009 के चुनाव में कोई रैली नहीं किए, कहीं मंच पे नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम किया। लेकिन जब 2009 का चुनाव बीत गया, नरेंद्र मोदी अब फ्रंट पर आ गए। नरेंद्र मोदी के दलाल जो पूंजीपति थे, जिनका आज पोषण किया जा रहा है, अडानी अंबानी या विदेशी ताकतें या विदेशी पूंजीपति या चाइना या अमेरिका, ये सब मिलकर के सामने आकर के नरेंद्र मोदी को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री होंगे ऐसा साबित करने में लग गए, ऐसा प्रचार करने में लग गए और यहां तक कि दबाव डाल करके उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर करवाया। और आपको याद होगा, पतंजलि ने सबसे पहले, पतंजलि में उनको बुला करके, भारत स्वाभिमान में उनको बुला करके प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर किया था और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव भी डाला था। इसी के लिए नरेंद्र मोदी ने यह सारी रचनाएं रची थी। राजीव भाई को यह पता नहीं था। राजीव भाई 2014 का चुनाव लड़ना चाहते थे। अपने भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं और भारत स्वाभिमान के संगठन के रूप में वो चुनाव लड़ना या लड़वाना चाहते थे। भारत स्वाभिमानियों को संसद में भेजना चाहते थे और यही सबसे बड़ा उनके मृत्यु का कारण बना। और उसको आप समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, आप समझदार हैं। अगर भारत स्वाभिमान चुनाव लड़ा होता, अगर राजीव भाई जिंदा रहते और भारत स्वाभिमान चुनाव लड़ा होता, तो परिणाम चाहे जो भी होता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। कैसे, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह पूरा देश जानता है कि भारत स्वाभिमान और भारत स्वाभिमानियों ने या रामदेव ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरी ताकत झोंकी थी और 10% श्रेय जाता है पतंजलि, रामदेव और भारत स्वाभिमान को। अब 10% माइनस कर लीजिए 2014 चुनाव को, तो कहीं भी किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
बनने के योग्य नहीं थे और नहीं बन पाते। और यही वो कारण था कि राजीव भाई को मार दिया गया। क्योंकि अगर राजीव भाई जिंदा होते तो चुनाव लड़ते या लड़वाते। भारत स्वाभिमान चुनाव के मैदान में होता, भारत स्वाभिमान चुनाव के मैदान में उतरता, जो कि राजीव भाई का लक्ष्य था। और जब भारत स्वाभिमान चुनाव के मैदान में होता, चुनाव लड़ता, तो यह तो तय था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि उतनी सीट नहीं मिलती। क्योंकि भारत स्वाभिमानी का शेयर 10% था 2014 के चुनाव में, वोट में। नरेंद्र मोदी को यानी भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था उसमें 10% वोट, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से, अगर 40% पूरा वोट उनको 40% अगर मिला था, तो उस 40% में 10% यानी 4% वोट शेयर भारत स्वाभिमानियों का था। और अगर वो 4% निकाल दीजिए तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की सवाल ही नहीं उठता। यहां बात एकदम साफ हो जाती है। और नरेंद्र मोदी जैसा हत्यारा, नरेंद्र मोदी जैसा क्रूर, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो किसी को भी अपने रास्ते में आने पर हटा देने के लिए माहिर है, उसने भाई श्री राजीव दीक्षित को सीधे मरवा डाला। मारने वाले हाथ कोई और थे, इस हत्या में शामिल कुछ और लोग थे, वो दूसरे लोग थे। और निश्चय ही वो भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए लोग ही थे, और निश्चय ही वो पतंजलि से जुड़े हुए लोग ही थे, और निश्चय ही वो रामदेव के करीबी लोग ही थे। लेकिन मारने की का चक्रव्यूह हो, राजीव भाई की हत्या करने का आदेश, और राजीव भाई की हत्या के लिए माहौल, संसाधन जो भी हुआ, वो सब का सब नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा प्रदत्त किया गया था।